नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगी हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी पार्टी की है तो वो है जेडीयू की। जेडीयू की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि जेडीयू के भीतर एक सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान कौन संभालेगा? क्या ललन सिंह संभालेंगे या और जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो संभालेंगे, या फिर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू टूट जाएगी? और क्या यही कारण है कि उनके जो बेटे हैं नीतीश कुमार के, निशांत कुमार, जो मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, राजनीतिक उनकी एंट्री आज तक नहीं हुई है, राजनीति से दूर हो चुके हैं, दूर ही रहते हैं, अब उनकी राजनीति में एंट्री करवाने की तैयारी चल रही है। तो दो राजनीतिक पुत्रों की आज चर्चा करेंगे। पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की और दूसरे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। दोनों में कौन बेहतर? अगर दोनों की आमने सामने टक्कर होती है 2025 के विधानसभा चुनाव में, कौन बेहतर रहेगा? दोनों की जीवन शैली क्या है और दोनों ने अपने राजनीतिक या फिर पारिवारिक जीवन में अब तक क्या कुछ कमाया है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत खास मेहमान मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, मैंने अपना इंट्रो इतना लंबा कर दिया, शायद सवाल पूछने की जरूरत अब नहीं रही। कौन, दोनों में अंतर क्या है? किस तरीके का जीवन जीते हैं दोनों? तो अभिषेक जी, तेजस्वी यादव तो पब्लिक लाइफ में काफी वर्षों से अब आ चुके हैं, तो हम लोगों को काफी कुछ पता है उनके बारे में। चाहे उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लीजिए आप, चाहे उनका जो राजनीति का तरीका है, उनका जो भाषण है, सब पब्लिक डोमेन में है। नीतीश जी के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक जो उन्होंने जिंदगी जी है बहुत प्राइवेट लाइफ उन्होंने जी है। हमें जनरली पता है कि वो एक इंजीनियर है, बीआईटी मिश्रा से उन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन उसके बाद और एक दो बार जब वो बीच में मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा कि मेरा अध्यात्म की तरफ, मेरा जो मोड़ है वो अध्यात्म की तरफ है। और उसी आप जीवन शैली में भी देखिएगा कि वो मीडिया से दूर भागते रहे हैं, किसी प्रकार की कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आए हैं, कोई पब्लिक लाइफ में नहीं आए हैं, बहुत एक सादा जीवन जीते अपने पिता के साथ। लेकिन अब क्या हुआ है पिछले कुछ महीनों में, जो आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में एक कैरेक्टरिस्टिक है भारतीय राजनीति का, कि जितनी भी पार्टीज आप देखेंगे इंडिया में, और खास करके रीजनल पार्टीज, छोटी पार्टीज, उनको अगर सरवाइव करना होता है तो अपनी पार्टी की बागडोर उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को सौंपनी ही पड़ती है। और ये, इसे आप एक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, दुखद भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि बस ऐसा ही चलता है। क्योंकि आप देख लीजिए जितनी भी पार्टीज हैं इंडिया में, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दीजिए, उसके अलावा हर एक पार्टी जो आज तक सरवाइव की है वो बस इसलिए सरवाइव की है क्योंकि उसने अपने अगली पीढ़ी को अपनी बागडोर दे दी। चाहे आप बिहार में ही देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को देख लीजिए, लालू जी ने राजद की बागडोर दे दी अपने छोटे पुत्र को। आप बगल में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ देख लीजिए। आप दक्षिण में देख लीजिए, डीएमके के साथ देख लीजिए, स्टालिन को मिल गया करुणानिधि जी से उनकी बागडोर। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे शिवसेना देख लीजिए, अजित पवार जी की पार्टी देख लीजिए, जितनी पार्टियां हैं। और दूसरी तरफ वैसी पार्टी जिसमें अगली पीढ़ी को बहुत क्लियरली नहीं जा रही थी बागडोर, जैसे बिहार में ही देख लीजिए क्या हुआ एलजेपी के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट, एलजेपी के ऊपर पशुपतिनाथ पारस ने अपना दावा ठोका, इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी को ट्रांसफर भी कर दिया उनके नाम से, लेकिन फिर भी आम जनता ने एलजेपी को चिराग पासवान के साथ ही एसोसिएट किया। तो भले ही उनकी पार्टी का, उन्होंने नई पार्टी बनाई एलजेपी आप, लेकिन आम आदमी से आज भी आप पूछिएगा तो असली एलजेपी उन्हीं को बोलेंगे क्योंकि उनके पुत्र रहे। आप बगल के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखिए, मायावती की पार्टी की स्थिति ऐसी इसलिए मोटी मोटी हुई है क्योंकि बहुत क्लियर सक्सेशन नहीं दिख रहा था, और अंत में उन्होंने भी आकर वही अब करना शुरू किया कि उन्होंने कहा कि अब मेरा जो भतीजा है आकाश आनंद, वो मेरी पार्टी को आगे ले जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए यही हुआ, ममता जी ने भी अपने अभिषेक बनर्जी को, उसको बागडोर संभाल दी। अब बीजू जनता दल में देखिए, नवीन पटनायक जी का कोई क्लियर सक्सेसर नहीं है, तो पार्टी करीब करीब अंत की स्थिति में आ गई। तो यहाँ पे जेडीयू में भी यही, जो उसके नेता है, समर्थक है, खुद नीतीश जी इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर पार्टी को सरवाइव करना है आने वाले दिनों में, तो एक तरह से जरूरी हो जाता है कि जो अगली पीढ़ी है उसी को पास करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक उसी से हमेशा पार्टी को रिलेट करेगी। ऐसा नहीं है कि बीच में जेडीयू में उस प्रकार के नेताओं को उभारने की कोशिश नहीं की गई। आपको ध्यान होगा आरसीपी सिंह थे, जो एक प्रकार से लग रहा था कि बागडोर संभालेंगे पार्टी की, फिर उनके साथ क्या हुआ। फिर कुशवाहा जी है, आप देखिए उनके साथ क्या हुआ। प्रशांत किशोर है, एक तरह से कहा गया कि प्रशांत किशोर ही अधिकारी बना देंगे, उत्तराधिकारी है, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। अभी मनीष वर्मा जो एक ब्यूरोक्रेट है वो आए हैं, लेकिन फिर भी
जब आप आम जनता के पास जाते हैं तो एक प्रकार से वो स्टेटेड ये रूल की तरह है कि आम जनता परिवार में से ही किसी को उसका असली उत्तराधिकारी मानेगी, बाहर से आए व्यक्तियों को असली उत्तराधिकारी वो नहीं मानती है। और इस कारण से एक प्रकार से प्रेशर आ रहा है, सारे कार्यकर्ताओं को भी ये दिख रहा है, नेताओं को भी दिख रहा है, शायद नीतीश जी को भी ये दिख रहा है कि अगर पार्टी को बचाना है 2025 के आगे भी, तो किसी न किसी हाल में उनके पुत्र को ही आगे आना पड़ेगा। और चाहे इच्छा हो या इच्छा ना हो, संभाल पाएंगे निशांत निशांत पार्टी को? इतने कुशल राजनीतिक बन पाएंगे जितने नीतीश कुमार हैं? तो ये अच्छा सवाल है बहुत। नीतीश कुमार की जो लेगेसी है वो तो बहुत बड़ी लेगेसी है। उस लेगेसी को कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं ये तो देखना पड़ेगा जब वो राजनीति में आते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम एजुकेशनली एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, उन्होंने बचपन से राजनीति देखी है। और अभी पिछली 3-4 जो मैं वक्तव्य देख रहा था मीडिया के सामने, वो काफी कैलकुलेटेड। आप देखेंगे अभी पिछले 2 महीने में 3-4 वक्तव्य उन्होंने दिए हैं और बहुत बैलेंस था। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं लगता है। और एक प्रकार से राजनीति में ये होता है कि आप जब उसमें घुसते हैं तो धीरे धीरे सीखते हैं, समझते हैं और तब उसको आगे ले जाते हैं। अभी इवैल्यूएट करना मेरे ख्याल से बहुत कठिन होगा। शुरुआत के दिनों में आपने तेजस्वी यादव को भी देखा होगा और शुरुआत के दिन में आप निशांत को भी देख रहे हैं। दोनों की अगर शुरुआत के दिनों की इवैल्यूएशन करनी हो, देखिए एक डिफरेंस जो बहुत क्लियर मुझे दिखता है वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड में ही। दोनों तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने स्कूली शिक्षा तक पूरी नहीं की है और उसका प्रभाव बहुत सारी चीजों में दिखता है। आप जनरली जब उनकी बात करने के शैलियों में देखेंगे तो ज्यादातर जो पॉइंटर्स होंगे या तो वो जाति के अराउंड रह जाएगा, वो सामाजिक न्याय के अराउंड रह जाएगा, वो कास्ट सेंसस और इन चीजों पे रह जाएगा। मैंने आज तक कभी इन दोनों पुत्रों को, लालू जी के पुत्रों को, कभी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन चीजों पे बात करते नहीं देखा। पॉलिसी मैटर्स पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, उन चीजों पे बात करते आप नहीं देखते हैं जिस पर आप एक्चुअली बात सुनना चाहिए। इनफैक्ट चिराग पासवान से भी आप बीच बीच में इन चीजों पे बात सुन लेंगे, लेकिन मुझे अभी तक तेज प्रताप या तेजस्वी यादव से इन चीजों पे वक्तव्य सुनने को नहीं आता। और वही मेरा थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है इन दोनों लोगों से कि जब तक आप जो आगे की पीढ़ी की बातें हैं उस पर बात नहीं करेंगे, अभी भी आप अटके पड़े हैं वही कास्ट सेंसस, वही जातीयता की बातें, वही गोलबंदी। तो मुझे लगता है कि वो फिर लालू यादव ऑफर भी दे चुके हैं कि अगर चुनाव लड़ते हैं निशांत तो वो उनके सामने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ठीक है, ये राजनीतिक स्टंटबाजी। इनफैक्ट वो तो नीतीश कुमार जी को भी बार बार बोलते आ रहे हैं कि आ जाइए, हमारे दरवाजे खुले हैं, बाहें फैलाए हैं। आरजेडी को खतरा है निशांत से? दिख रहा है, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आरजेडी बैंक कर रही है इस चीज पर कि नीतीश जी के बाद ये पार्टी टूट जाए या पार्टी खत्म हो जाए। अगर वो पार्टी सरवाइव कर जाती है तो उसका जो ब्रॉड वोटर बेस है जेडीयू का, जो बहुत ब्रॉड है, और देखिएगा आरजेडी और जेडीयू में ये एक बहुत क्लियर डिफरेंस है कि जो आरजेडी का वोटर बेस है वो बहुत जाति आधारित है, आप देखेंगे। लेकिन जेडीयू का जो वोटर बेस है वो अक्रॉस कास्ट है, वो महिलाओं के बीच है, तो बहुत बहुत फैला हुआ है। तो वो जो वोटर बेस है वो जेडीयू के साथ करीब करीब इंटैक्ट रहेगा। और जब तक जेडीयू रहेगा आरजेडी अपने बलबूते कभी सरकार नहीं बना पाएगी बिहार में, ये भी लालू जी जानते हैं। तो उनका जो सपना एक प्रकार से कि तेजस्वी को मैं मुख्यमंत्री के रूप में देख कर ही जाऊं, वो जेडीयू के रहते तो, और जेडीयू और भाजपा जब तक साथ में, तब तक वो पूरा नहीं हो पाएगा। बीजेपी का नुकसान या नफा निशांत से? बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि जेडीयू तो रहेगी ही। अब उसमें अगर इस चुनाव में निशांत आते भी हैं मुझे लगता है तो वो मुझे लगता है कि बैकरूम रोल ही लेंगे, जिसमें नीतीश कुमार ही फोरफ्रंट पे होंगे। निशांत अगर आते भी हैं तो मुझे लगता है वो एक इंटर्न के तौर पर, सीखने के तौर पर, चुनाव में एक्सपीरियंस लेने के तौर पर ज्यादा आएंगे। 2025 के चुनाव में मैं उनको नेता के तौर पर नहीं देख रहा हूं अभिषेक, इंटर्न के तौर पर देख रहे हैं जी। अच्छा, आप रहते हैं रांची में, बहुत अच्छे से समझते हैं बिहार को। आपकी पुस्तक जो है ब्रोकन प्रोमिसेस, वो काफी लोगों के बीच जो है चर्चा का विषय भी बनी रहती है। बिहार के बारे में आपने उसमें लिखा भी है। फिलहाल बिहार क्या कह रहा है आज की अगर बात करें? बहुत क्लियर अभिषेक जी, जो अभी इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन है एनडीए का, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है। अच्छा, मैं टोकूंगा आपको, मेरी एक साथी अभी कह रही थी कि इस बार हो सकता है बीजेपी पूर्ण बहुमत ले आए बिहार में। जो मेरा आकलन है अभिषेक जी, मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार बहुत एक फ्रैगमेंटेड सोसाइटी है। सिर्फ कास्ट लाइंस नहीं, आप रीजन्स में भी देखेंगे तो बहुत अलग अलग प्रभाव रहता है। तो अभी जो एनडीए है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, कुशवाहा जी, ये लोग जितने लोग हैं, ये एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है।
इसमें करीब करीब जितने भी जाति समूह देखेंगे, जितने भी क्षेत्र देखेंगे, जितने भी वर्ग देखेंगे, करीब करीब सभी आ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है और बहुत क्लियर मेजॉरिटी आ जाएगी इस ग्रुप को। इनफैक्ट 2020 से ही अगर आप कंपेयर करें तो 2020 में एलजेपी अलग थी, 2020 में कुशवाहा जी अलग थे, फिर भी ये मेजॉरिटी में आई। तो सोचिए अगर ये दोनों पार्टीज और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी अगर साथ में आ रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत क्लियर एकदम मेजॉरिटी आ जाएगी इस गठबंधन को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा करने के लिए दोनों नेताओं पर। अब देखना तो होगा कि 5-7 महीने बाद जैसे चुनाव आते हैं क्या कुछ दोनों की भूमिकाएं रहती है। तेजस्वी यादव की भूमिका तो हमें पता ही है, निशांत कुमार की भूमिका इस चुनाव में क्या रहती है और आरजेडी के ऊपर उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर से मृत्युंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।